नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हर बीतते दिन के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। नतीजन हर राजनीतिक दल की योजनाओं और रणनीति में भी तेजी नजर आ रही है, जो कि आनी भी चाहिए, क्योंकि हर दल 2024 के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकना चाह रहा है। सत्ताधारी भाजपा जहां एक बार फिर सत्ता हासिल कर केंद्र की सरकार में अपनी हैट्रिक लगाना चाह रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी इस बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी बेताब नजर आ रहे हैं। इसी के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर के भाजपा के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाया, जिसे नाम दिया इंडिया। इस इंडिया गठबंधन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व में सपा, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना समेत कुल 26 दल शामिल हैं। इन दलों के एक साथ आने के बाद भाजपा और पीएम मोदी के अंदर बेचैनी काफी बढ़ गई थी। इस बेचैनी के ही चलते भाजपा ने भी अपनी एनडीए के खेमे में कई दलों को बढ़ा लिया। हालांकि ये बात अलग है कि इन दलों को कोई जानता तक नहीं। इतना ही नहीं, इसमें से कुछ दलों के पास तो एक भी लोकसभा या विधानसभा की सीट तक नहीं है। ये सब कुछ भाजपा ने इसी हड़बड़ाहट में इसलिए किया क्योंकि उसे इस गठबंधन से खौफ था। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने काफी एक्टिवनेस दिखाते हुए अलग अलग राज्यों में 3 बैठकें भी अपने दल की कर ली। इंडिया गठबंधन काफी एक्टिव नजर आ रहा था और भाजपा भी इस गठबंधन व विपक्षी एकजुटता से काफी सहमी नजर आ रही थी। लेकिन जितना जितना लोकसभा चुनाव करीब आना शुरू हुआ, उतना उतना इंडिया गठबंधन के अंदर तनातनी भी तेज हो गई और इन दलों में भी आपस में तल्खियां बढ़ने लगी। ऐसा शुरू हुआ 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान, क्योंकि इन चुनावों में इंडिया गठबंधन के घटक ही आपस में भिड़ गए और वजह बना सीट बंटवारा। हालात ये हो गए कि इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर ही हमला बोलने लगे। सपा प्रमुख तो इस दौरान काफी कुछ बोल गए। हालांकि इस तल्खी को कम करने के लिए गठबंधन के कुछ अन्य घटकों ने काफी प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी ये तल्खियां कम होती नजर नहीं आई। अब मौजूदा वक्त में हालात ये हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट के आसार नजर आने लगे हैं। एक और समाजवादी पार्टी जहां मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार का कहना है कि कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में इतनी व्यस्त हो गई है कि वो इंडिया गठबंधन की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा गठबंधन के कुछ अन्य दलों का भी कहना है कि सीट बंटवारे में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल अब ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर ही निशाना साधने लगे हैं। हालांकि अभी तक सपा को छोड़कर कोई अन्य खुलकर तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में इतनी मारामारी सिर्फ इसलिए मची है क्योंकि यहाँ जितने दल हैं उतनी ही महत्वाकांक्षाएं भी हैं। इस दल में एक ही नहीं, कई प्रधानमंत्री हैं। तो वहीं कागजों पर और आंकड़ों में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन इस गठबंधन के अंदर हर एक दल खुद को बड़ा मानता है और कांग्रेस को ही दबाने का प्रयास कर रहा है। शायद यही वजह है कि आए दिन कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता और उसे जनता का मिला समर्थन इंडिया गठबंधन में अन्य दलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गठबंधन का सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही है और अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो निश्चिंत है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले दावेदारी कांग्रेस की ओर से आएगी। जबकि इंडिया गठबंधन का हाल ये है कि जब से इसका गठन हुआ है तब से इस गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए उतने ही दावेदार भी सामने आ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के गठन में अहम रोल अदा करने वाले नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल तक के नाम प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन अब जब से हालात बदले हैं, तब से दावेदारों और दावों की लंबी फहरिस्त के बीच वक्त ने ऐसी करवट ली कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रास्ता साफ बताया जाने लगा है। दरअसल इसके पीछे की एक प्रमुख वजह यह है कि गठबंधन में जो अन्य दावेदार थे उनके हालातों में परिवर्तन हुआ है। इंडिया गठबंधन के अंदर से प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़ी दावेदारी सामने आ रही थी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के प्रमुख सूत्रधार भी रहे हैं
और उनके नाम को लेकर कई बार ये चर्चा भी उठ चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार कई मौकों पर ये साफ कह चुके हैं कि वो पीएम उम्मीदवार नहीं है, लेकिन सिर्फ बिहार की जनता ही नहीं बल्कि हर कोई जानता है कि जब नीतीश कुमार ये कहते हैं तब उनके दिल में अंदर ही अंदर क्या चलता होता है। यही वजह है कि जेडीयू कई बार ये कह चुकी है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। वहीं पिछले 18 साल से बिहार जैसे जटिल राजनीतिक सामाजिक समीकरणों वाले राज्य की सत्ता के शीर्ष पर लगातार काबिज नीतीश कुमार के पास प्रशासन चलाने का भी एक लंबा अनुभव है। इतना ही नहीं, नीतीश ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दो विपरीत ध्रुव मानी जाने वाली सियासी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सरकार चलाई है। ये राजनीतिक कौशल भी उनके पक्ष में जा रहा था। वहीं नीतीश कुमार के ही जातिगत जनगणना के पैतरे को बेस्ट मॉडल मानकर कांग्रेस समेत अन्य दल भी पूरे देश और राज्यों में भी जातीय जनगणना का दावा करने लगे हैं। नीतीश की राह पर चलकर विपक्षी गठबंधन के घटक 2024 चुनाव जीतकर सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने के बाद वादे कर रहे हैं, जबकि नीतीश ने बिहार में जातिगत जनगणना कराकर इसके आंकड़े विधानसभा में पेश कर और इसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर भी एक बड़ी लकीर खींच दी। नीतीश सरकार इस जाति जनगणना को लेकर काफी सराहना बटोर रही है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भाजपा को लगातार घेर रहा है। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल विधानसभा में जातिगत जनगणना के आधार पर विपक्षी आंकड़े पेश करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सेक्स पर ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान गलत नहीं था, लेकिन इसमें नीतीश द्वारा प्रयोग किए गए शब्द और स्थान ऐसा था कि उनके इस सेक्स एजुकेशन से महिलाओं को शर्मिंदा होना पड़ा। नीतीश इस सेक्स ज्ञान को देकर नीतीश कुमार ने अच्छे खासे माहौल में खुद अपनी फजीहत करा ली। नीतीश के इसी ज्ञान और अमर्यादित भाषा को लेकर भाजपा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी ने नीतीश को महिला विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया, तो वहीं महिला संगठनों ने भी सुशासन बाबू की आलोचना की। हालांकि विवाद बढ़ता देख नीतीश ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन खुद की फजीहत कराने के बाद गठबंधन में भी उनके पद पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि अब नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने या उनको आगे करने पर गठबंधन को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश पर काफी हमला बोला और सबसे बड़ी बात कि उन्हें महिला विरोधी बताकर आधी आबादी को उनसे दूर करने का दाव खेला। ऐसे में अब संभव है कि नीतीश ने तो खुद की फजीहत करा ली। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए एक अन्य नाम आम आदमी पार्टी का संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अक्सर आप द्वारा सामने आता रहा है। तो वहीं आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी खटपट लगातार जारी है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार और आप मुश्किलों में घिरती जा रही है, उससे अब केजरीवाल की भी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं रह गई है और ना ही आपकी हिस्सेदारी में उतना जोर रहा है। दिल्ली और पंजाब में इंडिया गठबंधन का क्या होगा, सीट शेयरिंग पर कैसे बात बनेगी, इन सब को लेकर सवाल उठ ही रहे थे। लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच जैसे ही केजरीवाल तक पहुंची, वैसे ही आप और केजरीवाल दोनों के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं। इससे इतर इस समय जब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की गठबंधन की दूसरी बैठक हुई थी, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है, हमें प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है। खड़गे के इस बयान के बाद पीएम दावेदारों की सूची में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी की भी एंट्री हो गई थी। टीएमसी ने पीएम पद के लिए ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ा दिया था। हालांकि तब से अब तक टीएमसी में भी तस्वीर काफी बदल चुकी है। टीएमसी की सबसे मुखर सांसद और दिल्ली में पालची की आवाज तक कही जाने वाली महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता भी खतरे में आ गई है। कैश चोरी केस में एथिक्स कमेटी ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी है, तो वहीं लोकपाल ने सीबीआई जांच की। महुआ की सदस्यता जाए या बच जाए, लेकिन संसद में टीएमसी की सबसे मुखर आवाज का मौन हो जाना तय माना जा रहा है। वैसे केवल महुआ ही नहीं, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेता पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। मुकुल राय जैसे नेता पार्टी में लौट तो आए हैं, लेकिन दल बदल के बाद फिर से पुराना कद वापस मिल जाएगा ऐसा लगता नहीं है। ऐसे में साफ है कि टीएमसी और ममता बनर्जी की भी दावेदारी अब काफी हद तक कमजोर हो चुकी है। ऐसे में अब एक और जब जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके नेता इस गठबंधन में बड़ा बनने की फिराक में थे या जो पीएम उम्मीदवार को लेकर भी अपनी ताल ठोक रहे थे, अब वो अधिकतर दल खुद मुश्किलों में घिरते हुए हैं
और उनकी दावेदारी कमजोर होती जा रही है, जिससे कि सीधा फायदा पहुंचता दिख रहा है। सबसे बड़े व प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को अब जब इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल अलग अलग तरह की चुनौतियों में घिरे हैं, तब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के लिए ये हालात बिल्कुल अनुकूल हैं? यानी इन दलों की मुश्किलों ने कांग्रेस का रास्ता साफ कर दिया है और जो कांग्रेस चाह रही थी अब वो उसे हासिल हो सकता है। वहीं अगर गठबंधनों का अतीत देखें तो वही सफल रहे हैं जिनकी धुरी भाजपा या कांग्रेस में से कोई एक राष्ट्रीय पार्टी रही हो। इन दोनों में से किसी भी दल की गैर मौजूदगी में गठबंधन की जो कोशिश हुई है वो फेल साबित हो रही है। कांग्रेस तो पहले से ही इंडिया गठबंधन की अघोषित ड्राइविंग फोर्स थी। अब अलग अलग दलों की मुश्किलों ने उसकी इस जगह को और मजबूत कर दिया है। साफ है कि अब कांग्रेस का रास्ता बिना किसी मेहनत के ही साफ होता दिख रहा है। अब बस कांग्रेस को अगर कुछ बातें साफ करनी है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ही करनी है। फिलहाल देखना है कि अब आगे क्या होता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।